हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। और ये 2021 का पेपर है, जामिया मिलिया इस्लामिया का 2021 का ये एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है। यहाँ हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का, बी ऑनर्स हिस्ट्री का, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए जो पेपर आता है ये वो है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं है ये बी ऑनर्स के लिए, ये बीए के लिए है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, और जो लोग मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में करवाती हूँ। क्योंकि हिस्ट्री का जो पूरा पेपर होता है एंट्रेंस का जामिया में, वो 100 MCQ का होता है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये तो आपको पता है। पर 100 के 100 MCQs होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस, यानी कि 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में करवाती हूँ सॉल्व। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज रिगार्डेड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप? सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है ऑटोमन एम्पायर को। ऑटोमन एम्पायर ये एक ऐसी एम्पायर थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया है, यूरोप, एशिया, और वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ऑटोमन एम्पायर ने ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया है, जिसे आज हम प्रेजेंट टर्की कहते हैं। किसी ज़माने में वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, जो पूरी टर्की कंट्री है और उसके आसपास का एरिया, कितने यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, पार्ट्स हुआ करते थे। ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर, द राइट आंसर इज़ ऑटोमन एम्पायर, सिक मैन ऑफ यूरोप। ये अक्सर पूछा जाता है हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में ही पूछा जाता है, ये किसी भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस हो, उसमें पूछ लिया जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? ऑटोमन एम्पायर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following treaties was signed between the Ally and the Austria-Hungary after the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी, जब मतलब इस ट्रीटी साइन करने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो ख़त्म हुआ था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन की गई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये किसके बीच में साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन? ये एलाइज जो था ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो लोग मेन रोल प्ले कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के बीच में ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन जो है वो साइन हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was not a leader of the Bolshevik Revolution in Russia? बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में। और ये पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका जो आंसर है, अच्छा क्वेश्चंस जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, नोट दिया है। कितनी बार ऐसा मेरे साथ बहुत होता था जब मेरे एंट्रेंस हुए थे कि मैं नोट को, मतलब क्वेश्चन पढ़ते टाइम इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि उस वक्त इंसान बहुत टेंशन में होता है जब पेपर कर रहा होता है, तो नोट पे ध्यान नहीं जाता। इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस 2-3 बार ज़रूर पढ़ा करें, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे पूछा गया है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन में इनमें से, ऑप्शंस में से कौन से ऐसे लीडर थे जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लीड नहीं कर रहे थे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस रिवॉल्यूशन में। द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो राइट आंसर है इसका। व्लादिमीर लेनिन जो हैं, ये जो सबसे ज़्यादा, जिन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिनका कहा जाता है, जिन्होंने लीड किया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को, वो व्लादिमीर लेनिन थे। और इनके अलावा जो
इनका साथ जिन्होंने दिया था एज ए लीडर वो लियोन ट्रॉट्स्की, जोसेफ स्टेलिन और भी बहुत सारे लोग थे। कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन नहीं थे, जिन्होंने ऑप्शन में से कौन से ऐसे लीडर हैं जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो ही वॉज अ कार्ल मार्क्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, अगर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या तो ये तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि रशिया में हुआ था, और कितनी बार ईयर पूछ लिया जाता है। सो ईयर जो था वो था 1917 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस टाइम, तो कितनी बार ये भी पूछा जाता है। सो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। और वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन पूछा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज़ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इज़ द राइट आंसर। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। अच्छा, और आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो बार बार देख रहे हैं चैनल पे आके, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। और स्टैटिक जीके भी मैंने स्टार्ट की है चैनल पे, आप वो वीडियोस भी जाके देख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम के हिसाब से, हर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें जो मैंने डिस्कस किए हैं स्टैटिक जीके में। और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी जो होती है, जो पता होना चाहिए किसी भी एंट्रेंस के लिए आपको, तो ज्योग्राफी सीरीज़ भी स्टार्ट है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री हो, तो आपके लिए हिस्ट्री का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ ऑलरेडी है चैनल पे, आप वो वीडियोस जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंशंट हिस्ट्री वाला आपका जो पार्ट होगा वो अच्छे से कवर हो जाएगा वहाँ से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना। क्वेश्चन क्या है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following countries was not a part of the Axis powers in the Second World War? सो यहाँ पे भी नॉट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ ऑप्शंस हैं और पूछा गया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है एक्सिस पावर का पार्ट नहीं थी। मतलब एक्सिस पावर, अब मैं आपको बताती हूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो दुनिया थी, पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था एलाइड पावर्स एंड एक था एक्सिस पावर्स। सो एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, ये आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, पर एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। एलाइड पावर में जो कंट्री थी वो थी ब्रिटेन, यूएसए एंड सोवियत यूनियन, या जिसे आज हम प्रेजेंट रशिया बोल लें, सोवियत यूनियन। और एक्सिस पावर में जो कंट्रीज़ थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। सो द राइट आंसर इज़ चाइना। यहाँ क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सी कंट्री इनमें से एक्सिस पावर का पार्ट नहीं थी। सो द राइट आंसर इज़ चाइना। यहाँ पे चाइना की जगह यूएसए भी हो सकता था, क्योंकि यूएसए जो है कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ऐसा दे दिया जाता है। यूएसए एलाइड पावर्स का पार्ट था, एलाइड कंट्रीज़ जो थी उसका पार्ट था, एक्सिस पावर का पार्ट नहीं था। तो कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके जाइएगा कि एलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थी और एक्सिस पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थी। एक्सिस पावर में जापान, इटली एंड जर्मनी थी। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री नहीं थी ऑप्शंस में से। द राइट आंसर इज़ चाइना।
The next question is, in North India, the period of 600 to 300 BCE, known as the period of second urbanization, marked a culture associated with the pottery called. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो है उसके बारे में पूछा गया है कि नॉर्थ इंडिया में 600 टू 300 BCE का जो टाइम पीरियड था उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो हिमाचल वाला पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया में, ये सारे स्टेट्स, ये सारे प्रोविंस। सो यहाँ पे इन एरियाज़ में, नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्थ इंडिया में 600 टू 300 BCE के टाइम पे जो टाइम है 600 से लेके 300 तक का, तो इसे पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। सो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कौन सी पॉटरी यूज़ होती थी? सो द राइट आंसर इज़ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ए इज़ द राइट आंसर। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी थी? फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुई थी इंडिया में, जो हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं, तो वो कहाँ की थी? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। और सेकेंड अर्बनाइजेशन काउंट किया जाता है 600 टू 300 BC, और ये नॉर्थ इंडिया का पूछा गया है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सो द राइट आंसर इज़ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट्स मेंशन 16 पावरफुल स्टेट्स दैट फ्लरिश्ड इन 6th century BC नोन एज महाजनपदास। सो अर्ली बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट मिलते हैं हमें, जैन्स टेक्स्ट जो मिलते हैं, तो उसमें महाजनपद के बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब जिसे आज हम बोल रहे हैं 16, अगर उस ज़माने के हिसाब से देखें तो 16 कंट्रीज़ मान लीजिए आप, 16 कंट्री मान लीजिए जो कि आज इंडियन स्टेट्स हैं। सो उसे उस टाइम पे जो मेंशन किया गया है तो महाजनपदा के नाम से मेंशन किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है महाजनपदा नहीं है, महाजनपद नहीं था। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ उज्जैन। वज्जी, कौसाला एंड अवंती, ये तीनों क्या है? ये महाजनपदा है। 16 महाजनपदा में से ये तीनों एक हैं, मतलब एक वज्जी है, एक कौसाला है, एक अवंती। और उज्जैन जो है ये महाजनपद नहीं था, ये अवंती महाजनपद जो है इसका कैपिटल था उज्जैन। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कितनी बार स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उज्जैन भी तो पार्ट था, क्योंकि उज्जैन से जब आप अवंती के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उज्जैन की काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि महाजनपद में जो काउंट किया जाता है वो अवंती है, अवंती महाजनपद था, और अवंती का कैपिटल था उज्जैन। सो उज्जैन जो है वो कैपिटल था अवंती का। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्जैन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन मूवी मकबूल। इंडियन मूवी थी मकबूल, जो कि शेक्सपियर के एक प्ले था शेक्सपियर का, उस पे वो मूवी बनी थी। सो यहाँ पूछा गया है कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले था, मतलब उस प्ले का नाम क्या था? सो द राइट आंसर इज़ मैकबेथ। मैकबेथ इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द तमिल कंट्री फ्रॉम 6th century ऑनवर्ड्स मुरुगन वॉज आइडेंटिफाइड विद। तमिल में, मतलब तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में 6th century से मुरुगन किसे आइडेंटिफाइड किया जाता है? मतलब मुरुगन क्या है, किस चीज़ को मुरुगन बोला जाता है, किसे मुरुगन कहा जाता है तमिल में? सो द राइट आंसर इज स्कंदा। स्कंदा इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Karikal Ammayar was the only women saint composer in the right answer is Shivite tradition। कराइकल अमैयर ये विमेन थी, एक जो विमेन सेंट थी, और ये किसे? लॉर्ड शिवा की भक्त थी, लॉर्ड शिवा की वर्शिप किया करती थी, ये शिवाइट ट्रेडिशन से थी। सो द राइट आंसर इज शिवाइट ट्रेडिशन। ये लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी डिवोटी थी, ये बहुत बड़ी सेंट थी, शिवाइट ट्रेडिशन। सो द राइट आंसर इज शिवाइट ट्रेडिशन, और इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, कराइकल अमैयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका दैट एक्सप्लेन्स एंड समराइजेस द धम्मा। द राइट आंसर इज 13th। रॉक एडिक्ट 13 में। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो धम्मा महामत्ता था अशोका का, उसे पहले भी एडिक्ट 4 में और एडिक्ट 11 में एंड एडिक्ट 12 में भी धम्मा महामत्ता के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पर यहाँ आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस रॉक एडिक्ट में एक्सप्लेन किया गया है धम्मा को और उसकी समरी बताई गई है कि एग्जैक्ट क्या है धम्मा। तो ये जो है समराइज जो किया गया है धम्मा को, वो किया गया है 13th में। सो द राइट आंसर इज रॉक एडिक्ट 13th। इसका आंसर जो होगा वो होगा 13th। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चास्ते संस्कृत वॉज इशूड बाय। इंस्क्रिप्शन जो है ये सबसे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, चास्ते संस्कृत में जो थी वो किसने बनवाई थी, मतलब किसने इंस्क्रिप्ट करवाई थी। सो द राइट आंसर इज रुद्रमन वन। रुद्रमन वन। और रुद्रमन वन का जो इन्होंने जो रूल किया है रुद्रमन वन ने, ये 130 AD से 150 AD तक किया है। इनका जो रूलिंग टेन्योर था 130 AD से 150 AD तक रहा। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और जो सबसे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, चास्ते संस्कृत में जो इंस्क्रिप्ट करवाया गया था वो किसने करवाया था, रुद्रमन वन ने। सो द राइट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। कनिष्का के कोर्ट फिजिशियन कौन थे। तो ये हिस्ट्री के हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। मैंने जो पहले डिस्कस किए हैं आपके साथ उन सब में ये डिस्कस किया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन आपके साथ। सो द राइट आंसर इज चरका। चरक इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साउथ इंडिया इन अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड संगम वॉज एन अकेडमी ऑफ पोइट्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। द राइट आंसर इज पांड्या किंग्स। पांड्या किंग्स इज द राइट आंसर। संगम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ है, तो वहाँ से आप जा कर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज यूलोजाइज्ड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। द राइट आंसर इज समुद्रगुप्ता। अलाहाबाद पिलर में अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें किस रूलर के बारे में है, वो समुद्रगुप्त के बारे में। द राइट आंसर इज समुद्रगुप्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अम्ब्रेला स्टोन कुदकल इज अ यूनिक टाइप ऑफ सिस्ट और पिट बरियल पेक्यूलियर टू। द राइट आंसर इज केरला। केरला इज द राइट आंसर। एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो वहाँ से आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे, अच्छा ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर में हुआ था। तो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। और पूछा गया है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पे, 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी इज़ द राइट आंसर। जॉन एफ कैनेडी जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था, ये भी हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैंने जितना भी डिस्कस किया है हिस्ट्री के क्वेश्चंस 5 ईयर्स के, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर है। सो इसका जो आंसर है वो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बी इज़ द राइट आंसर। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द इंग्लिश किंग जॉन वॉज फोर्स्ड टू साइन मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक एग्रीमेंट था या एक चार्टर कह लीजिए, इस पे साइन किया था किंग जॉन ने, मतलब इनको फोर्स किया गया था साइन करने के लिए। सो ये साइन जो किया था इन्होंने 1215 AD में किया था, 1215 AD में। यहाँ मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बता रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बहुत लेंथी है ये वाला टॉपिक, तो मैं इतना नहीं जाऊँगी इसमें डिटेल में। सो इसका जो आंसर है वो है 1215 AD। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज नॉवेल हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस डिपिक्टेड द हॉरर्स ऑफ। चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, तो इसमें इन्होंने किस चीज़ के हॉरर के बारे में डिस्कस किया है। सो द राइट आंसर इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली इस बुक में, इस नॉवेल में इन्होंने जो पुअर लोग थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रही थी यूरोप में बहुत तेज़ी से, जब कॉलोनाइज किया हुआ था यूरोप ने काफ़ी कंट्रीज़ को, तो उस वक्त जो उस मुल्क के लोग थे बहुत परेशान थे, जो एक तरीके से जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे थे, और उनके अंदर जो ये था ये डर बैठता जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे थे, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में हुई, जो कि इंडिया में भी जो देखा गया था, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसका जो आंसर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच बैटल द इंग्लिश गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। कौन सी बैटल के बाद जो दीवानी राइट्स थे, वो दीवानी राइट्स क्या थे, ये एक तरीके का टैक्स था, मतलब टैक्स ले सकते थे, ब्रिटिशर्स टैक्स लेना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। इस राइट के बाद से ये राइट इन्हें मिला था कि ये बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा से वहाँ के लोगों से टैक्स लेंगे। सो ये किस बैटल के बाद ये राइट दिया गया था, दीवानी राइट्स, तो ये बैटल ऑफ बुक्सर के बाद दिया गया था ये राइट्स। बैटल ऑफ बुक्सर हुई थी 1764 में, और इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल गया था दीवानी राइट्स, जो कि ये बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के लोगों से इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बैटल ऑफ बुक्सर 1764 में हुई थी, और ये किन के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ बुक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर थे उनके बीच में थी, पर जो बेसिकली लीड कर रहे थे इस बैटल को वो थे नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल के उस वक्त नवाब हुआ करते थे वो, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। एंड ये बैटल जो हुई थी हेक्टर मुनरो और किसके बीच में हुई थी, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। पर बेसिकली बस इनका नाम याद कर लीजिए कि लीड किसने किया था, और बोला यही जाता है, मतलब आपको अगर डिटेल में भी अगर आंसर लिखना है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिखा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर ये बैटल जीत गई थी, बैटल ऑफ बुक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। और इस बैटल को जीतने के बाद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा पे इन्होंने एक तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और रूल करना स्टार्ट कर दिया था वहाँ के जो, और ये राइट जो मिला था इन्हें, दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को, ये इस चीज़ का राइट्स दे दिए थे इन्हें, इस चीज़ का राइट मिल गया था इन्हें कि ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पे इन्होंने ऐसे ही किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइज़र ऑफ नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा के मिनिस्टर और चीफ एडवाइज़र कौन थे? द राइट आंसर इज़ अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कोठारी कमीशन ऑफ 1964 वॉज कंसर्नड विद। कोठारी कमीशन, ये कमीशन कब बनी थी? 1964 में, और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए थी ये कोठारी कमीशन? सो ये थी एजुकेशन के लिए। द राइट आंसर इज़ एजुकेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? द राइट आंसर कौन थे? द राइट आंसर इज़ विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
हु फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था बेसिकली, या आप साउथ इंडिया कह सकते हैं, साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और इसे जो लीड किया था इस मूवमेंट को, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को, ये लीड किया था पेरियार ने। द राइट आंसर इज़ पेरियार। और इनका फुल नेम क्या है? इनका फुल नेम है ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर पूरा नाम है और इन्हें शॉर्ट में पेरियार भी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज़ पेरियार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट? खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? द राइट आंसर इज़ अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड द। इंडिया एक्ट ऑफ 1990 में क्या डिफाइन किया गया? ये एक्ट जो था बेसिकली ये किस चीज़ के लिए था? सो द राइट आंसर इज़ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। द राइट आंसर इज़ जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। और जलियांवाला बाग ट्रेजिडी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 in Amritsar. The next question is the opium wars were fought between। ओपियम वॉर्स किसके बीच में हुई थी? ओपियम वॉर्स हुई थी बेसिकली ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में। और ये फर्स्ट ओपियम वॉर्स के बारे में पूछा गया है। मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ओपियम वॉर्स है, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ओपियम वॉर की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे पूछते, अगर सेकंड के बारे में पूछा होता तो यहाँ मेंशन किया होता कि सेकंड ओपियम वॉर, पर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुई थी यहाँ पे उसकी बात हो रही है। द ओपियम वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में हुई थी ओपियम वॉर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस की तरफ से वो कौन थे? महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रपोजल वॉज मेड इन द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। What proposal was made in the August offer in 1940? So the right answer is Dominion status. और भी चीज़ें थी इस प्रपोजल में, मतलब अगस्त ऑफर में और भी चीज़ें जो मेंशन की गई थी, पर यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो होगा डोमिनियन स्टेटस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ। नॉट पूछा गया यहाँ पे, not a member of cabinet mission which arrived in Delhi 1946. So the right answer is Lord Mountbatten. इस जो दिल्ली में 1946 में जो कैबिनेट मिशन बुलाई गई थी, जो मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में 1946 के, उसमें से कौन से मेंबर नहीं थे? ऑप्शंस में से इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन 1946 का पार्ट? सो द राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। The next question is which calamity of colonial India was regarded as the man-made famine? The right answer is Bengal famine of 1943. ये बहुत ज़्यादा ख़राब फेमाइन थी, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, सो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इतना नहीं बता रही। सो इसका जो आंसर है वो है बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। The next question is which Governor General of India was primarily responsible for the suppression of ठगी? Suppression of ठगी के लिए जो responsible माना जाता है, किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को माना जाता है? द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन। इंडिया रिपब्लिक कब बना? सो
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950। द राइट आंसर इज़ 1950। यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं पूछी गई है कि इंडिपेंडेंस कब मिली थी इंडिया को, यहाँ रिपब्लिक पूछा गया कि इंडिया एक गणतंत्र कब बना था। तो आप रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस जो आप सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को 1950 में स्टार्ट हुआ था। इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, बेसिकली जो पूरा बन के तैयार हो गया था, पूरा साइन हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक, इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री बना। द राइट आंसर इज़ 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ इज़ द राइट आंसर। The next question is, the second 5-year plan was introduced in the year, second 5-year plan जो था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? The right answer is 1956. The next question is, who was the founder of All India Trade Union Congress? All India Trade Union Congress के फाउंडर कौन थे? The right answer is N.M. Joshi. N.M. Joshi is the right answer. The next question is, where was the first British factory in India set up? First British factory जो सेटअप हुई थी इंडिया में वो कहाँ सेटअप की गई थी? सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो होगा मसूलीपट्टनम। अच्छा, यहाँ पे सूरत को कंसिडर किया जाता है, हर जगह सूरत ही पढ़ते हैं, स्कूल में भी सूरत पढ़ाया जाता है, पर जो फर्स्ट जो सेटअप की गई थी फैक्ट्री वो की गई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम इतना नहीं बताया जाता क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना ग्रो नहीं कर रहे थे यहाँ से। फिर जब सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप की गई तो वहाँ से उनका जो ट्रेड था वो बहुत बढ़ता चला गया। तो वो इस पर्सपेक्टिव से जो सूरत वाली फैक्ट्री वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए उसको भी फर्स्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मसूलीपट्टनम में जो सेटअप की गई थी फैक्ट्री ये बहुत स्मॉल फैक्ट्री थी, पर जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में ही सेटअप की गई थी। सो द राइट आंसर इज़ मसूलीपट्टनम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रयावाकाकमू। रयावाकाकमू इज़ अ टेक्स्ट रिटन अबाउट द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ये एक टेक्स्ट है जो कि यहाँ पूछा गया है कि किस डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। इस टेक्स्ट में किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है इस टेक्स्ट से। सो द राइट आंसर इज़ टुलुवाज ऑफ विजयनगर। टुलुवाज ऑफ विजयनगर इज़ द राइट आंसर। Move to the next question. The next question is, which of the Delhi Sultans has been depicted as relieving Vishnu of all his worries in the Palam Baoli inscription? The right answer is Ghiyasuddin Balban. Move to the next question. The next question is, origin of the species is written by. ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ ये किसने लिखी है? ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन इज़ द राइट आंसर। बिहू इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। बिहू फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है। द राइट आंसर इज़ असम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ostrich, the largest living bird in the world, is today found in its natural habitat only in. The right answer is Africa. Who coined the phrase Neolithic Revolution? Neolithic Revolution ये जो टर्म है ये किसने यूज़ किया, किसने कॉइन किया? सो द राइट आंसर इज़ V. Gordon Childe. V. Gordon Childe is the right answer. Question is, at which Harappan site terracotta model of plow is found? टेराकोटा के जो है मॉडल्स मिले हैं, टॉयज़ मिले हैं बहुत सारे हड़प्पन साइट से। तो प्लो का मॉडल जो मिला है, प्लो टॉय जो मिला है वो किस साइट से मिला है? द राइट आंसर इज़ बनावली। बनावली इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर और वॉज नॉट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स जो है कौन सा मेटल यूज़ नहीं करते थे। सो हड़प्पन्स जो हैं वो आयरन यूज़ नहीं किया करते थे। द राइट आंसर इज़ आयरन, आयरन एंड टिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट्स बिलोंग टू द ऋग्वेदा। इनमें से कौन से ब्राह्मण टेक्स्ट जो हैं वो ऋग्वेदा से बिलोंग करते हैं। द राइट आंसर इज ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मणा। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो क्या होता है। सो 75 to 100 जो है ये नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन माना जाता है ह्यूमन बॉडी में 75 to 100 का जो लेवल होता है। सो द राइट आंसर इज़ बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन पेपर का, मतलब इस वाले पार्ट का, ये हमारा पार्ट 1 है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिल सके टाइम से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और लास्ट क्वेश्चन भी है ये, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इन वैदिक टर्म RTA स्टैंड्स फॉर, सो RTA स्टैंड्स फॉर मॉरल ऑर्डर। द राइट आंसर इज़ मॉरल ऑर्डर, ए इज़ द राइट आंसर। सो इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस कर लिए, 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने यहाँ पे, और नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।